Hello students, today we are going to start with the next chapter, that is chapter number 8, motion, which is the first chapter of physics. Always we start with the heading of the chapter, and here the heading is motion. What is the general meaning of motion? Exactly, motion means movement. मतलब हमारे आसपास जो movement होती है that is nothing but the मोशन. ये तो हमने जनरल डेफिनेशन की बात की कि मोशन का मतलब क्या होता है. जैसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं ना कि मछली पानी में तैरी, फिशेस आर स्विमिंग इन वाटर, बर्ड्स आर फ्लाइंग इनटू स्काई, प्लैनेट्स आर आल्सो डूइंग सम काइंड ऑफ मोशन. बट व्हाई दे आर डूइंग मोशन एंड हाउ द टर्म मोशन इज को-रिलेटेड विद द टर्म फिजिक्स. अब ये तो हमने जनरल डेफिनेशन या जो चीजें हम देखते हैं उसके बारे में बात की, लेकिन ऐसा होता क्यों है और फिजिक्स से इसका क्या रिलेशन है, ये सारा हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. क्लियर हुआ हेडिंग? Listen students, we are dividing this chapter into two parts, and here we are going to cover the first part and we are going to start with the basic of this part. अब देखिए, सबसे पहले मोशन में हम बेसिकली देखेंगे कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है. हर एक टर्मिनोलॉजी को हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या कीवर्ड्स या चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको लॉजिक को बहुत अच्छे से समझेंगे. तो वो जो बेसिक को कवर करवाना है तो उसको मैंने क्या कराया है, बेसिक क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर कराया है. ठीक है, जब हमारा बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम एनसीईआरटी को अप्रोच करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर में एग्जैक्टली पढ़ना क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन द टर्म मोशन. देखिए, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है कि मोशन का डेफिनेशन बताइए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. हम लोगों ने जनरल डेफिनेशन देखा था मोशन का. व्हाट इज मोशन? मोशन इज नथिंग बट द मूवमेंट. नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या लिखा है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे? जब उसकी पोजीशन समय के साथ बदल रही होती है, तब उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है. देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज कि आप पढ़ने के लिए बैठे, आप 10 बजे पढ़ने के लिए बैठे मॉर्निंग में. ठीक है, उसके बाद 10:15 के बाद फिर आप उठ के चले गए किचन में कुछ खाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे मोशन हुआ कि नहीं? 10 बजे आप अपने टेबल पे बैठे हुए थे. ठीक है, उसके बाद 10:15 में आप किचन में गए, तो आपने समय के साथ अपना पोजीशन क्या किया? चेंज किया. और इसी चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट? मोशन. Now see the example which we have written. A man walking on the road is said to be in motion because as time passes, the man changes his position with respect to trees or buildings in the surrounding. मतलब कोई भी सपोज एक मैन है, वो रोड में वॉक कर रहा है, तो उस वॉक को हम मोशन कब बोलेंगे? जब हम देखते हैं समय आगे बढ़ता है. जैसे सपोज वो 10 बजे उस रोड पे वॉक कर रहा था और 10:15 में जब हम देखते हैं तो जिस बिल्डिंग के सामने 10 बजे वो खड़ा था, उस बिल्डिंग से हटके दूसरी बिल्डिंग के सामने 10:15 में वो खड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे कि मैन ने क्या किया? मोशन परफॉर्म किया, क्योंकि समय के साथ उसका क्या हो रहा था? पोजीशन चेंज हो रहा था. किसके रिस्पेक्ट में? वहां जो ट्रीज और बिल्डिंग प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में. समझ में आया? See the second basic question, define rest. An object is said to be in the state of rest if it does not changes its position with respect to time. What I mean by this particular line is that अगर समय के साथ ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो ये कौन सा स्टेट है? रेस्ट. Let us see the example. A book lying on the table is said to be in rest state because it does not changes its position with respect to time. Example क्या बोल रहा है कि सपोज कोई बुक है जिसको मैंने टेबल के ऊपर रख दिया और उसको रेस्ट स्टेट में कब बोलूंगी? जब मैं कल आके फिर से देखती हूँ तो वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है. ठीक है, उसने कोई मूवमेंट किया क्या? बुक के पैर लगे क्या कि वो अपने आप मूव कर रही थी? नहीं करी. आपने जहां उसको रखा था, आपने जब कल भी देखा तो वो वहीं की वहीं थी, और 1 महीने बाद भी देख रहे हैं तो वो वहीं की वहीं है, 1 साल बाद देख रहे हैं तब भी वो वहीं की वहीं है. उसने अपना पोजीशन नहीं चेंज किया, भले ही समय बढ़ता गया, और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट. क्लियर? See the third basic question, define reference point or origin. Whenever we are going to define motion, one important terminology is always present there, that is reference point or origin.
ठीक है. Now let us see what is the reference point. A fixed point with respect to which a given body changes its position is known as reference point. ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आप कोई कार में बैठे हैं, ठीक है, और मैं आपको कोई बस स्टॉप से देख रही हूँ कि आप कार में बैठ के ट्रेवल करके जा रहे हैं. ठीक है, तो मैं जब आपको देख रही हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप कार में बैठ के मूव कर रहे हैं, मतलब आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, मोशन. लेकिन आप तो कार में अंदर बैठे हुए हैं, आप खुद के अकॉर्डिंग आप मोशन कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं. आप कौन से स्टेट में है, रेस्ट में. मतलब जिसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. और ये जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि रेस्ट में है, ये कौन सा है हमारा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट. इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ओरिजिन. देखिए आप लोगों को जब मोशन वाला एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड इज सेड टू बी इन मोशन एज टाइम पासेस. टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. The man changes its position with respect to trees or building in the surrounding. तो here the tree and building is acting as reference point. उसी के हिसाब से मैन अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है जैसे समय बढ़ रहा है. मतलब मोशन को डिफाइन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड रेफरेंस पॉइंट, जिसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट की. कब की, जब समय बदला. आया समझ में. Now see the next basic question of this particular chapter, that is define linear motion or rectilinear motion. Let us consider the answer also. A body has rectilinear motion if it's move along a straight line. Example भी लिखा है, a car moving on the straight road. आपने देखा है नेशनल हाईवे में जब कार मूव करती है, when we are not considering the turns, ठीक है, and we are considering only the straight road. जब कार कोई भी स्ट्रेट या कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जब मूव करता है तो ऐसा मूवमेंट क्या कहलाता है, हमारा लीनियर मोशन, या इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. या आपके बुक के अकॉर्डिंग और पूरे सिलेबस में हमको यही पढ़ना है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन. Clear with the term? See the next category of motion, that is define circular motion or rotatory motion. ठीक है, as it is clear from the name itself, a body has circular motion if it moves around a circular path. अब मूवमेंट कैसे हो रही है, सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग अगर बॉडी मूव कर रही है तो ऐसे मूवमेंट को, ऐसे मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं, सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन. लेट अस कंसिडर द एग्जांपल. द ब्लेड्स ऑफ अ फैन मूव अराउंड अ सर्कुलर पाथ. जैसे हम अपने रूम के फैन को देखते हैं या कहीं पे भी फैन को देखते हैं तो वो भी पूरा गोल गोल मूव कर रहा है. ये जो राउंड सर्कुलर में मूवमेंट होती है, यही हमारी कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ये बेसिक वन है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. Now let us see the answer. A body has oscillatory motion if it's move to and fro about its mean position. What I mean by to and fro movement? अब यहाँ पे भी मोशन हो रहा है, लेकिन किस कैटेगरी से मोशन हो रहा है. सपोज ये पेन है, ठीक है, अब ये थोड़ी देर आगे बढ़ रही है, फिर अपनी पोजीशन में आ रही है, फिर पीछे आ रही है. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये इसका बेसिक पोजीशन है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा मतलब टू किया, फिर मेन पोजीशन में आया, फिर पीछे गया मतलब फ्रो किया. ठीक है, तो इस तरीके का मोशन अगर कोई बॉडी मूव करती है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, तो ये मोशन क्या कहला रहा है, हमारा ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन. एग्जाम्पल देखते हैं. द मोशन of a pendulum of a wall clock. We had seen the wall clock having a pendulum. ठीक है, and the motion that is done by the pendulum of the wall clock is nothing but the oscillatory motion, and it is doing which kind of motion, to and fro motion about its mean position. And this kind of motion is nothing but the oscillatory motion, or it is also called as vibratory motion. Okay,
नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, दो टाइप की क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी बोलना चाहिए हमारे फिजिक्स में पाई जाती है, ठीक है। वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू क्लास 9th। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज दिस फिजिकल क्वांटिटी, और क्वांटिटी होती क्या है? ऐसी चीजें जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ये क्या कहलाती है? हमारी क्वांटिटी। अब मेजर करने के भी अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। उस हिसाब से हमारे पास दो कैटेगरी की क्वांटिटी है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब look at the two categories what I have told you, scalar quantity and vector quantity। इसकी definition देखते हैं। The physical quantity which are described by magnitude alone is called scalar quantity। मतलब जिसको समझाने के लिए सिर्फ मेरे को मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। सिर्फ एक मेरे को वैल्यू पता रहनी चाहिए और मैं उस क्वांटिटी को समझा सकती हूँ। ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है? हमारी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए मेरे को उसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी पता रहना चाहिए और वो किस डायरेक्शन में हो रही है ये भी पता रहना चाहिए। ये कैसी क्वांटिटी है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल फॉर बोथ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी, जैसे हम लोगों ने देखा है डिस्टेंस को नापने के लिए या मापने के लिए अलग अलग टाइप की यूनिट है। छोटा, अगर हम साइन बोर्ड की बात करते हैं, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमने देखा है किलोमीटर्स में डिस्टेंस को नापते हैं, ठीक है। अब नापते हैं तो आपने देखा होगा जैसे आप राजनांदगांव से दुर्ग जा रहे हैं तो 27 किलोमीटर्स लिखा रहता है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 27 किलोमीटर। अब देखिए 27 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और किलोमीटर क्या है? उसका एसआई यूनिट। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मेरे को समझाने के लिए कि वो कितनी हुई, मेजर करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, ये क्या कहलाती है? मेरी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को उसको समझाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े या मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट इट इज अ पुश और पुल, ठीक है। पुश और पुल है, डिपेंड करता है कि आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है, उसके अकॉर्डिंग पुश होएगा या तो पुल होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आगे की तरफ अगर धक्का दिया तो दरवाजा खुल जाता है और पीछे से अगर धक्का देती हूँ तो दरवाजा बंद हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। कितना धक्का दिया, उसके साथ किस डायरेक्शन में दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको समझाने के लिए ये दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। क्या कि आपने कितना उसमें क्या लगाया, फोर्स, कितना उसमें एफर्ट लगाया और किस डायरेक्शन में लगाया, वो दोनों इम्पोर्टेंट है उसको मेजर करने के लिए। ये क्वांटिटी क्या कहलाती है? मेरी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हमने यही लिखा है, इट हैज अ नंबर विथ प्रॉपर यूनिट। देखिए इसका नंबर रहता है और इसके साथ एक उसका एसआई यूनिट रहता है। एक आध एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारी स्केल्स होती है। लेट अस कंसिडर द सेल्सियस स्केल। जैसे आज का अगर मैं टेम्परेचर देखूं तो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 क्या है? हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दैट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड। और डिग्री सेल्सियस जो लगा रहे हैं हम, वो क्या है? उसका एसआई यूनिट टेम्परेचर को नापने का। वैसी स्पीड की बात करते हैं। सपोज आई एम ड्राइविंग द स्कूटी एंड माई स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। 45 क्या है? नंबर, ठीक है। किलोमीटर क्या है? एसआई यूनिट। तो स्पीड को समझाने के लिए सिर्फ मेरे को ये पता रहना चाहिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है। ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है? मेरी स्केलर क्वांटिटी। लेकिन
ऐसी क्वांटिटी जिसमें मेरे को डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती समझाने के लिए, वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट। आगे मैं आपको बताऊंगी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फोर्स पता है ना आपको, पुश और पुल। प्रेशर भी पता है आपको कि कितने एरिया में, पर्टिकुलर यूनिट एरिया में आपने जितना फोर्स लगाया, ये क्या कहलाता है? मेरा प्रेशर। प्रेशर को भी समझाने के लिए डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द व्हाट? अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड। तो जिसमें दोनों चीज इंपॉर्टेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। क्लियर? लिसन स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा ये रेफरेंस के फॉर्म में पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है डिफाइन स्केलर क्वांटिटी, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सिर्फ स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल प्लेस करेंगे। उस टाइम आप वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन नहीं करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को मॉडिफाई करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। Clear? Now see the next basic question, differentiate between distance and displacement. And the question can come in various variety of formats like define distance, define displacement. You are supposed to change the answer according to the question, okay? But the concept will be same. Now let us see the first point. The actual length of path traveled by the moving body is called distance. And what about displacement? The shortest distance measured between the initial and the final position of a moving body in a particular direction is called displacement. ये तो definition लिखी है भाई, अब क्या है इसका मतलब ये देखते हैं, ठीक है? Let us consider one example. Suppose आप स्कूल गेट पे खड़े हैं और आपको स्कूल से कहाँ आना है? अपने घर की तरफ आना है। अब स्कूल से घर आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है? जब हम स्कूल खत्म होता है और घर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे छोटा रास्ता देखते हैं, शॉर्टकट देखते हैं। दैट शॉर्टकट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? हमारी स्कूल। फाइनल पोजीशन क्या है? हमारी होम, ठीक है? उसके बीच जो सबसे छोटा वाला रास्ता है ये क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी। एक्चुअल लेंथ मतलब जैसे आप शॉर्टेस्ट पाथ लेने के बजाय मैं क्या कर सकती हूँ? स्कूल से मैं दूसरे रास्ते ली, फिर वहां पे हॉल्ट किया, फिर वहां से और दूसरे वाले चौक पे गया, फिर उसके बाद फिर घर आ रही हूँ। तो देखिए मेरा इनिशियल पोजीशन था स्कूल, फाइनल पोजीशन था क्या? घर, होम, ठीक है? तो वो आने के लिए मैंने एक गली बदली, फिर दूसरी गली बदली, फिर तीसरी गली, पूरा घूम घूम के घर आ रही हूँ, ठीक है? घर नहीं आना था। घर आने से पहले क्योंकि मेरा टेस्ट हुआ था, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए थे, तो मैं पूरा घूम घूम के आ रही थी। ये जो मैं 10 जगह घूम के आ रही हूँ ये मेरा क्या कहलाता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ एंड दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस। अब अगर वही मैं शॉर्टकट लेके घर आती हूँ, तुरंत घर आ रही हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी है, तो ये जो हमारा जो सबसे छोटा वाला रास्ता रहता है स्कूल से घर की ओर, ठीक है, ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। और जो बड़ा वाला रास्ता रहता है, एक्चुअल पाथ रहता है, ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस। आया समझ में? नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, फिजिकल क्वांटिटी। इसमें लिखा है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें लिखा है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वी हैड ऑलरेडी लर्नड अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, अभी बताया था मैंने, ठीक है? डिस्टेंस बोल रहा है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। इसमें यहाँ पे डेफिनेशन में कहीं पे भी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि डायरेक्शन भी भाई बताओ कि किस डायरेक्शन में आपने नॉर्थ लिया, वेस्ट लिया, ये सब कुछ नहीं बताना है, ठीक है? सिर्फ आप अपने घर आओ और आपने कितना रास्ता चला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस। इसलिए कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में गया ये भी इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट में, इसलिए कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सी द नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर दैट इज वैल्यू। इसमें लिखा है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर हम बोल रहे हैं कि बॉडी मूव की मतलब कुछ ना कुछ पार्ट ट्रेवल करेगी और यही पार्ट ट्रेवल क्या कहलाता है? हमारा डिस्टेंस। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, छोटा रास्ता। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो, ठीक है? जैसे स्कूल से मैं घर जा रही हूँ, सीधा एक रास्ता ले लिया, तो उस टाइम मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? शॉर्टेस्ट पाथ पॉजिटिव। लेकिन वापस
घर से स्कूल आ गई, ठीक है, तो उस टाइम देखिए इनिशियल मैंने कहाँ से शुरू किया था, स्कूल से घर, घर से वापस स्कूल आ गई, तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमेशा सेम होगी तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि बॉडी ने कुछ ट्रैवल किया नहीं, जहां का वहां पे ही है, ठीक है, तो वहां पे क्या होएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। और नेगेटिव कब होएगा, नेगेटिव कब होएगा, जब बॉडी बैकवर्ड ट्रैवल करती है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस पॉइंट को समझने के लिए जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव वैल्यू कैसे आती है एग्जैक्टली, नेगेटिव कैसे आती है और 0 कैसे आती है। 0 एक और केस में आती है जब बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है। देखिए 0 आने के लिए एक ही कंडीशन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन बॉडी का सेम रहना चाहिए, जहां से वो चलना स्टार्ट की वहीं पे अगर वापस आके खत्म हो रही है। सर्कुलर पाथ में देखिए बॉडी अगर यहाँ से चलना स्टार्ट की, सपोज यहाँ से, ठीक है, वहां फिर चलने के बाद वहीं आके खत्म होती है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0। आया समझ में? इसका हम न्यूमेरिकल के टाइम बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे होता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर दैट इज डिपेंडेंस ऑन पाथ। डिस्टेंस ऑलवेज इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। किस रास्ते पे चले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, उसको ये मतलब रहता है कि रास्ता कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्लियर? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। अब डिस्टेंस हमेशा देखिए एक्चुअल पाथ है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी होगी, किसके कंपैरिजन में, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेटर भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे होता है हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा क्लैरिफाई करूंगी एक एक एग्जाम्पल लेके पूरा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट पाथ है तो इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल भी हो सकता है लेकिन उससे छोटा ही होगा क्योंकि ये कौन सा पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, see the next basic question, define uniform motion. Let us see the answer also. A body is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal interval of time, no matter how small this intervals may be. मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या समझते हैं आप, फिर मोशन पे आएंगे। मोशन तो आपको पता ही है, मूवमेंट करना। यूनिफॉर्म मतलब सेम, जैसे आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं सेम रहता है, ठीक है, तो उससे हम लोग आपको एज अ स्टूडेंट्स देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सब हमारे लिए क्या है, सेम है, इसलिए यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। समझ में आया? वैसे अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, टाइम भी सेम, डिस्टेंस भी सेम कवर कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल हियर। अ कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स 100 मीटर इन 50 सेकेंड, इट मीन्स इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन एवरी 50 सेकेंड। व्हाट आई मीन बाय दिस एग्जाम्पल इज दैट सपोज ये कार है, ठीक है, ये कार है एंड इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, तो हर एक 50 सेकेंड्स में, हर एक 50 जैसे टाइम 50 सेकेंड होता है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 100 मीटर, ठीक है, कितना डिस्टेंस, 100 मीटर। तो फिर और 50 सेकेंड बढ़ गए तो 50 + 50 कितने सेकेंड हुए, 100 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये 100 से और 100 करेगी तो डिस्टेंस क्या आया, 200, ठीक है। फिर और 50 बढ़ाइए, कितना हुआ टाइम, 150 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना बढ़ेगा, 100 और बढ़ा दीजिए, 300। आया समझ में? मतलब अगर देखिए टाइम इंटरवल भी सेम है, 100 - 50 क्या मिला, 50, 150 - 100 क्या मिला, 50। टाइम सेम है और डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल कर रही है, सब में 100 किलोमीटर का ही एड ऑन है। देखिए 300, 200, 100 सब में 100 बढ़ा, तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन। लेट अस कंसीडर द डेली लाइफ एग्जाम्पल। देखा आपने, लेट अस सी द वॉच ऑल्सो, वॉच विच यू वेयर इन योर हैंड और द वॉल क्लॉक ऑल्सो। देखा है आपने कि हर एक मिनट में वॉच क्या है, 60 सेकेंड्स ट्रैवल करती है, ठीक है, तो हर बार 60 सेकेंड घूमती है, एक मिनट में से 60 ही सेकेंड घूमेगी, 61 नहीं होता। इस तरीके का मोशन क्या कहलाता है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज अर्थ जो मूवमेंट कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड, वो हमेशा उतनी ही करता है,
ठीक। तो ये मूवमेंट क्या कहलाता है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। और जब हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो एक होता है वाई एक्सिस, दूसरा होता है एक्स एक्सिस, इसमें ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, ओ से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो जो हमारा टाइम है उसको हम लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस में, और हमारा जो डिस्टेंस है उसको लेते हैं वाई एक्सिस में। तो हम जब यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो हमको जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट वी गेट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव बना के, तो स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये स्ट्रेट लाइन आई कैसे, क्योंकि हमको तो सिर्फ ये पता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये जो एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था कि कार ट्रैवल कर रही 100 मीटर का डिस्टेंस 50 सेकेंड में, देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक्स और वाई दोनों एक्सेस लिए हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, ओरिजिन पे, ठीक है। अब हर एक 50 सेकेंड, फर्स्ट 50 सेकेंड, फिर 50 सेकेंड और बढ़ा दिए 100, फिर 50 और बढ़ा दिए 150, फिर 50 और बढ़ा दिए 200, फिर 50 और बढ़ा दिए 250, फिर 50 और 300। यहाँ तक लिखा है, और आगे तक ले सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। फिर हर एक 50 सेकेंड में कितना हो रहा है, 100, और दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 100 बढ़ा दिया 200, फिर 100 बढ़ा दिया 300, फिर 100 बढ़ा दिया 4, फिर 500। तो फर्स्ट 50 सेकेंड में जब टाइम 50 होगा तो ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है, 100 मीटर, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। फिर जब 100 होएगा टाइम, तो ऑब्जेक्ट कहाँ ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस, 200 मीटर। फिर जब टाइम 150 होएगा, ठीक, तो ऑब्जेक्ट कहाँ ट्रेवल कर रहा है, 300 मीटर का डिस्टेंस, वैसे अकॉर्डिंगली। और जब हमें इस पूरे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग, अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। आया समझ में? तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? Now see the next basic question. Define non-uniform motion. Let us see the answer also. A body is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal interval of time, however small this time interval may be. What I mean by this particular definition is that यूनिफॉर्म मोशन क्या पढ़ा था, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसका अपोजिट, मतलब यहाँ पे क्या अनइक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। See the example, a car which covers 100 meter in 50 seconds may cover 150 meter in next 50 seconds if the road is clear, or may cover 20 meter in next 50 seconds if the road is congested, and so on. What I mean by this example is that suppose एक कार ट्रैवल कर रही है, शुरू में से 50 सेकेंड में 100 मीटर ट्रैवल किया, अब ट्रैवल करते करते वो हाईवे में पहुंच गई, इमेजिन करते हैं, तो उसको रोड क्या मिली, एकदम क्लियर मिली। तो जब नेक्स्ट 50 सेकेंड्स होते हैं तो हमने देखा कि कार 100 के बजाय 150 मीटर ट्रैवल कर ली। क्यों ट्रैवल करी, क्योंकि रोड उसको क्या मिली, क्लियर मिली। अब हाईवे में चलते चलते फिर कार सामने सपोज ट्रैफिक जैम आ गया, तो नेक्स्ट 50 सेकेंड में वो क्या करी, सिर्फ 20 मीटर ही ट्रेवल कर पाई। अब देखिए टाइम सेम है, लेकिन एक बार रोड क्लियर मिली, एक बार कंजेस्टेड मिली। जब बॉडी इस तरीके का मोशन करती है जिसमें वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करती है सेम टाइम इंटरवल पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। See the next example, a train leaving railway station covers larger distances in equal interval of time. मतलब जब वो रेलवे स्टेशन से आगे जाती है तो बहुत स्पीड से चलना स्टार्ट करती है, लेकिन कन्वर्सली लिखा है when it approaches a station it covers a smaller distances in equal interval of time. जब वो स्टेशन के पास आती है तो वो अपनी स्पीड स्लो कर देती है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम रहता है, और इस तरीके का मोशन जो ट्रेन वहां पे परफॉर्म करती, दैट इज नथिंग बट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
इसका एक और एग्जाम्पल लिखा है हम लोगों ने, दैट इज अ फ्री फॉलिंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जैसे हम कोई भी सामान, यहाँ पे स्टोन का नाम लिखा है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जब हम ऊपर से नीचे इसको फेंकते हैं तो शुरू में वो क्या करता है, कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेकिन जैसे ही नीचे अर्थ की तरफ आता है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, तो देखिए अनइक्वल डिस्टेंस और टाइम इंटरवल सेम है, तो इस तरीके का मोशन क्या कहलाता है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ let us see the graph also. When we plot the graph between distance and time, and here in case of non-uniform motion we are not getting a straight line, we are getting a curved line. Why we are getting a curved line? You can follow the same procedure which I had told you कि जो time duration यहाँ पे हम लिए थे, फिर distance लिया था, तो same example आप कवर करके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो हम आपको वापस से बता देंगे। ओके।